नमस्कार, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के टॉपिक इन डेप्थ प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे जम्मू और कश्मीर में मार्तंड मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर करके एक गहमा गहमी वाली स्थिति देखी गई है। वह क्या विवाद है या फिर क्या वह मामला है, इस पर बातचीत करेंगे। और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसके माध्यम से क्या कुछ आपत्ति दर्ज की गई है इस मंदिर के लिए कॉन्टेक्स्ट में। मार्तंड मंदिर में जो पूजा अर्चना की बात की गई है, पूजा अर्चना जो की गई है, क्या आपत्ति है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश और इंग्लिश दो माध्यमों में कोर्स चलाए जा रहे हैं। IAS के प्री और मेंस के कोर्स चलाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हाल ही में हमने हिंदी में भी इस माध्यम से कोर्स स्टार्ट किया है। हिंदी माध्यम में UPSC प्री और मेंस दोनों ही स्तरों पर कोर्स की शुरुआत की गई है। आप यदि इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इसे आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन एट एफोर्डेबल कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए इसे बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। इन कोर्सेज़ की विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1000 से भी अधिक कक्षाओं या फिर लेक्चर्स की उपलब्धता इसमें रहेगी। इसके साथ साथ डाउट सेशंस की भी उपलब्धता इसमें की गई है। यानी कि यदि कभी आपको पढ़ते समय, लेक्चर सुनते समय और अध्ययन करते समय कोई भी डाउट होता है तो उससे संदर्भित डाउट के क्लेरेशन के लिए डाउट सेशन की व्यवस्था इस कोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि स्टैटिक पोर्शंस के साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए विषय हैं, जुड़े हुए मामले हैं, उससे अवगत कराने के लिहाज से भी इस कोर्स में बहुत ही बेहतर तरीके से व्यवस्था की गई है। साथ ही MCQ आधारित कुछ सामग्रियां भी आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं हमारी ऐप के माध्यम से, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में इसकी उपयोगिता कराई गई है। आप चाहें तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आगे बढ़ते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो जम्मू और कश्मीर के LG हैं, श्री मनोज सिन्हा जी, वे पूजा अर्चना करने के लिए गए थे। कहाँ पर? तो मार्तंड सूर्य मंदिर में। मार्तंड मंदिर जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में, वह एक सूर्य मंदिर है। कभी इस तरीके से परीक्षा में सवाल बने कि मार्तंड मंदिर कहाँ पर है, तो पहली बात तो ये है कि ये जम्मू और कश्मीर में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक सूर्य मंदिर है। तो यह सूर्य मंदिर का वो पुरातात्विक ढांचा है और वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए गए थे। और इसके बाद जो है सुर्खियों में ये बात आने लगी कि आखिर इस मंदिर में या फिर इस पुरातात्विक स्थल पर पूजा अर्चना कैसे की गई, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठकर खड़ा हुआ। बात करते हैं ASI ने क्या कुछ तर्क दिए हैं इस पूरे मामले में। यदि हम इसके एक एक पहलू को देखें तो हमें जो पूरा पिक्चर है वह क्लियर हो सकेगा। ASI का पहला तर्क ये है कि केवल सीमित संरक्षित स्थलों पर ही पूजा अर्चना की स्वीकृति ASI या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। यानी कि ASI के अंतर्गत जो भी संरक्षण स्थल हैं उनमें से केवल सीमित संरक्षित स्थलों पर ही इस तरीके से पूजा अर्चना वगैरह की जा सकती है किसी भी धर्म के द्वारा अपने अपने स्तर पर। लेकिन यदि किसी भी संरक्षित स्थल में कोई भी व्यक्ति पूजा अर्चना करना चाहता है तो उसके लिए ASI के जो प्रावधान है उनका पालन करना ज़रूरी हो जाता है। क्या प्रावधान है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो नॉन लिविंग स्मारक हैं उस पर पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ ध्यान रखिएगा, किसके बारे में बात की जा रही है, तो नॉन लिविंग स्मारक या फिर जो गैर जीवंत स्मारक हैं उनमें पूजा अर्चना की स्वीकृति नहीं दी गई है, वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये बात हुई कि मान लीजिए कोई भी मंदिर है, कोई भी ऐसा मस्जिद है, कोई भी ऐसा स्मारक है, कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर परंपरा के स्तर पर पारंपरिक तौर पर पूजा अर्चना की व्यवस्था या फिर जो भी रीति रिवाज है जिस भी धर्म का, उस रीति रिवाज का पालन किया जाता रहा है। और जो ASI है या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने जब उस पुरातात्विक स्थल का या फिर उस धार्मिक स्थल को अपने संरक्षण में लिया और उस दौरान भी वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती रही होगी,
तो फिर उसे जीवंत स्थल के तौर पर या फिर जीवंत स्मारक के तौर पर माना जाता है। लेकिन यदि किसी पार्टिकुलर समय में एएसआई ने किसी धार्मिक स्थल को अपने संरक्षण में लिया, लेकिन जिस समय उसने संरक्षण में लिया और उस दौरान कोई पारंपरिक स्तर पर रीति रिवाज वहाँ पर संचालित नहीं हो रहा था, तो ऐसे में एएसआई जो है किसी भी प्रकार के धार्मिक पूजा अर्चना की या फिर रीति रिवाज करने की जो पद्धति है, जो ये सब विधि विधान है, उसकी मनाही करता है। तो ये दो बातें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने लायक। तो नॉन लिविंग स्मारक पर पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी जाती है और मार्तंड सूर्य मंदिर जो है इसे एक तरीके से नॉन लिविंग स्मारक के तौर पर माना गया है एएसआई के माध्यम से। आगे बात करें, यदि एएसआई के द्वारा 3691 संरक्षित और पुरातात्विक स्थलों का प्रबंधन किया जाता है, तो इनमें से केवल 1/4 ही ऐसे स्थल हैं जहां पर पूजा की जाती है, या फिर 1/4 से भी कम ऐसे स्थल हैं इनफैक्ट जहां पर पूजा अर्चना की जाती है। आगे समझें, तो ये जो 1/4 से भी कम स्थल है उनमें विभिन्न धर्म के पूजा स्थल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म से ही संबंधित है, वो मुस्लिम धर्म से भी संबंधित हैं, वो ईसाई धर्म से भी संबंधित हैं, वो कुछ बौद्ध मठ भी हैं। तो इस तरीके से कई धर्मों से संबंधित पूजा स्थल हैं जहाँ पर कि एएसआई का संरक्षण तो प्राप्त है, लेकिन वहाँ पर वर्तमान में भी पूजा अर्चना की जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका कारण यही है कि वहाँ पर वर्तमान में या फिर शुरू से ही परंपरा के स्तर पर पूजा अर्चना की जाती रही है, तो इसलिए इसमें कोई परहेज वाली बात नहीं है। मार्तंड मंदिर के निर्माण के समय जो चीज़ें थी, उस समय यह था कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, कब इस मंदिर का निर्माण हुआ था? इस मंदिर का निर्माण हुआ था लगभग 8वीं शताब्दी में, और उस दौरान इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर को विध्वंस कर दिया गया, इस मंदिर का विनाश कर दिया गया, और उसके बाद से इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना की व्यवस्था नहीं रही। तो मैंने आपको शुरू में जो बताया कि परंपरा के स्तर पर यदि वर्तमान में भी किसी भी पूजा स्थल पर या फिर किसी भी ऐसे स्मारक में धार्मिक रीति रिवाज का काम हो रहा होता और उस दौरान एएसआई ने उसे अपने संरक्षण में लिया होता, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब जबकि 14वीं शताब्दी में इस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो रही थी, और बाद में जाकर करके भारत की स्वतंत्रता के बाद जब भी एएसआई ने मार्तंड मंदिर को अपने संरक्षण में लिया और उस दौरान किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वहाँ पर नहीं हो रही थी, तो ऐसे में एएसआई ने इसे नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट के तौर पर माना। और इसी के आधार पर ये एएसआई के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि जो वर्तमान में यह जो पूजा अर्चना की गई है, प्रेयर्स किए गए हैं, यह जो है इसकी अनुमति के बगैर किए गए हैं और यह सही नहीं है। हालांकि एएसआई ने इससे संदर्भित कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराया है, कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाया है, लेकिन उसने इस तरीके से आपत्ति वहाँ के जिला प्रशासन के सामने दर्ज कराई है। आगे बात करें तो एएसआई के द्वारा संरक्षण लेने के समय ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं थी, यानी कौन सी गतिविधि? पूजा अर्चना की गतिविधि। कहाँ पर? तो मार्तंड मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। आगे बात करें तो एएसआई के अनुसार जीवंत स्मारक का मतलब क्या हुआ? लिविंग मॉन्यूमेंट, है ना, लिविंग मॉन्यूमेंट। परीक्षा में कई बार ना आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से, कला संस्कृति के लिहाज से इस तरीके से डिफाइन करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि लिविंग मॉन्यूमेंट और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो या जीवंत स्मारक और गैर जीवंत स्मारक के संदर्भ में ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो एएसआई के अनुसार जो लिविंग मॉन्यूमेंट हैं या फिर जो जीवंत स्मारक हैं, उनमें ताजमहल, दयाराम किला, ये हाथरस में है, यूपी के हाथरस में यह किला है, दयाराम किला इसे जाना जाता है, और मेरठ का रोमन कैथोलिक चर्च, इस तरीके से और भी कुछ ऐसे स्मारक हैं जहां पर पूजा अर्चना की जाती है और जो लिविंग मॉन्यूमेंट के नाम से उन्हें पहचाना जाता है, जाना जाता है, उनकी आइडेंटिटी इस रूप में देखी जाती है। ताजमहल की यदि हम बात करें तो जो भी वहाँ पर के स्थानीय जो मुसलमान वर्ग से, मुसलमान धर्म से संबंधित जो भी लोग हैं वो वहाँ पर नमाज अदा करते हैं, लेकिन उन्हें जो है अपनी आइडेंटिटी दर्शानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर नोट करने लायक है।
एएसआई के श्रीनगर सर्किल में केवल 9 ऐसे स्मारक हैं जहां पर की पूजा की अनुमति दी गई है, जिनमें ये स्मारक शामिल नहीं है। दूसरी बात, कुछ स्थलों पर विशेष अवसरों पर ही पूजा की अनुमति एएसआई के द्वारा प्रदान की गई है। बहुत ही विशेष स्थिति में, विशेष अवसर पर कुछ ऐसे स्थल हैं, कुछ ऐसे स्मारक हैं जहां पर एएसआई के द्वारा पूजा की अनुमति दे दी जाती है। उदाहरण के तौर पर कानपुर में एक मंदिर है, कानपुर में एक ईंटों का मंदिर है, वहां पर लगभग 100 से 150 लोगों को पूजा अर्चना की अनुमति हर वर्ष शिवरात्रि के समय में दी जाती है ना। तो इस तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि कैसे एएसआई के द्वारा एक नियंत्रण लगाया जाता है स्मारकों के संरक्षण के संदर्भ में। ये सब जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये इनका इस लिहाज से एक सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एएसआई इन सभी स्मारकों के संरक्षण पर जोर देता है, और ऐसे में यदि किसी प्रकार की कोई गतिविधि होती है जिससे इनके संरक्षण को नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर उससे संदर्भित पहलू पर एएसआई को नज़र रखनी पड़ती है। आगे बात करते हैं, अनधिकृत पूजा के उदाहरण भी कई बार मिल जाते हैं, है ना। अनधिकृत पूजा यानी कि एएसआई से बिना अनुमति लिए या फिर एएसआई को बिना जानकारी के ही, और इस तरीके से कई गतिविधियां होते रहती हैं स्मारकों के संदर्भ में। ये एएसआई ने अपनी टिप्पणी में दर्शाया भी है। आगे बात करें तो केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के बिना संरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यह जो प्रावधान है, यह प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है एएसआई के कंटेक्स्ट में, और यह जो प्रावधान है ये प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल 1958, कुछ जगहों पर 1959 में मिलता है, लेकिन जो इस अधिनियम का जो पीडीएफ है उसमें 1958 ही दर्ज है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1958 ही लिखा है। बहरहाल इस अधिनियम के मुताबिक ये बातें कही गई हैं कि केंद्र सरकार की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है, और इसकी अनुमति के बिना किसी भी संरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार की गतिविधि का मतलब क्या, कि वहाँ पर न तो आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, न ही आप मीटिंग आयोजित कर सकते हैं, न ही आप वहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट का काम कर सकते हैं। इस तरीके की कोई भी गतिविधि वहाँ पर वर्जित है, और इन सभी गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी हो जाती है। तो इस लिहाज से इस अधिनियम में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। आगे बात करते हैं मार्तंड मंदिर के विशेष संदर्भ में। यदि हम समझें तो यह सूर्य मंदिर है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, यह एक सन टेम्पल है, और कश्मीर में ललितादित्य मुक्ता पीड नाम के एक राजा थे, वो कारकोट वंश से बिलोंग करते थे। कौन सा वंश, तो कारकोट राजवंश। इस राजवंश के वे राजा थे, और 8वीं शताब्दी में इनके नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और सिकंदर शाह मीर के द्वारा इससे ध्वस्त करवा दिया गया था। बाद में सिकंदर शाह मीर जो था वो शाह मीरी वंश का राजा था, कश्मीर में ये राजा हुआ था, और लगभग 14वीं शताब्दी में इसने ये ध्वस्त करवा दिया था, ये मंदिर जो है तुड़वा दिया था। कश्मीरी स्थापत्य की छाप इस मंदिर में देखने को मिलती है, इस लिहाज से इसकी महत्ता प्राचीन स्मारक के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम आगे बात करें, भारत में और भी महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर हैं, उनके बारे में भी एक नज़र देख लेना जरूरी है। पीटी परीक्षा में कई बार इस तरीके से कला और संस्कृति के स्तर पर सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अमुक मंदिर कहाँ पर है, या फिर अमुक मंदिर या फिर अमुक स्थल किस धर्म से संबंधित है। तो भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर के संदर्भ में यदि हम बात करें तो गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर है, बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। वहीं आंध्र प्रदेश में एक अरसावली मंदिर है, ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। इसके अलावा असम में सूर्य पहाड़ मंदिर है, बहुत ही नेम फेम है इस मंदिर का। इसके अलावा बिहार में दक्षिणार्क मंदिर है, ये जो मंदिर है बिहार के गया में है ना, दक्षिणार्क मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है, और भी अन्य मंदिर हैं, लेकिन ये प्रमुख जो या फिर चर्चित सूर्य मंदिरों में से हैं, इसलिए मैंने इनका जिक्र यहाँ पर किया है। तो आज की चर्चा के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि जो
ASI है या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका इस पूरे मामले में क्या कुछ तर्क है और किस अधिनियम के आधार पर ASI के द्वारा प्राचीन स्मारकों का संरक्षण किया जाता है। इस तरीके से यदि कभी सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उसका एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। क्या अधिनियम में बातें कही गई हैं, केंद्र सरकार किस आधार पर अनुमति देती है और ASI किस आधार पर किसी भी स्मारक का, प्राचीन स्मारक का संरक्षण करता है। इस तरीके से यदि सवाल बनता है तो आप उसका इस टॉपिक के आधार पर बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।